तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपने कई बुक्स लिखी हुई हैं, कई कविताएं लिखी हुई हैं, तो आज के इस टॉपिक पे आप क्या कहेंगे? हाँ, मेरे हाथ से कई पुस्तकें लिखी गई और पुस्तकों के साथ में कविताओं का भी संग्रह प्रकाशित हुआ है। तो मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, आपका संबंध पुस्तकों के अध्ययन से और उसके तुलना में जो आजकल सोशल मीडिया के अध्ययन से क्या उपयोगिता है और कितना उसको अच्छा समझा जा सकता है, इससे संदर्भ है। तो देखिए, पुस्तकों का अध्ययन एक सतत ज्ञान का वर्धन है और एक वो ज्ञान जो हमेशा आपके साथ रहने वाला है। सोशल मीडिया के अध्ययन की तुलना में थोड़ा सा अंतर है। आप ई बुक पढ़ सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन वो कई बार आप उसके साथ स्थायी रूप से नहीं जुड़ पाते हैं, क्योंकि कहीं पर आपको अगर नेटवर्क नहीं मिला और तुरंत किसी विषय पर जानकारी करना है, जो आपने पढ़ा है उसके बारे में आपको पुनः कोई चीज नॉलेज गेन करना है, या कोई आपको किसी लेख को लिखना है, किसी बारे में स्पीच देना है, कोई आर्टिकल देना है, तो इमीडिएट आपको याद आएगा कि हमने उस पुस्तक में पढ़ा था और आपके पास वो पुस्तक उपलब्ध है। आप उसको पढ़ के उसे तुरंत उस चीज को, उस आर्टिकल को अच्छा से अच्छा बना सकते हैं। लेकिन ये चीज ई राइटिंग में या ई स्टडी में थोड़ा सा कमजोर है, बहुत उतना परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हर समय ई बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इससे हमारी जो इमेजिनेशन पावर यानी कि जो हमारी कल्पना शक्ति है उस पे किस तरीके से इफेक्ट आता है? हाँ, ये बहुत अच्छा विषय है। देखिए, पुस्तक में जो विषय आप अध्ययन कर रहे होते हैं, तो आप उस विषय के साथ अपने मन से और अपने होशो हवास से एकदम जुड़ जाते हैं। तो जब ऑथर के लेख के साथ आप जुड़ते हैं और उसको अध्ययन करते हैं, आपको ये अनुमान होता जाता है कि आगे ऑथर ये कहने वाला है, या इस विषय पर जरूर कोई न कोई विशेष बात इसने अपने अनुभव से लिखी होगी। तो ये एक इमेजिनेशन दिमाग में आता है कि भाई कोई विषय इन्होंने लिखा है, तो उसके बारे में आगे ये क्या कहेंगे। और जब उससे आपका तारतम्य जुड़ता है आपकी कल्पना के साथ, तो ऐसा लगता है कि आप और ऑथर एकीकरण हो गया। जो सोच उनकी है, जो विषय को सोचकर उन्होंने अपनी कलम चलाई है, अपना लेखन कार्य किया है, वही चीज आपके मनोमस्तिष्क में भी अवतरित हो रहा है। तो ये इमेजिनेशन को बढ़ाता है। अगर किसी का बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए? बुक्स पढ़ने का इंटरेस्ट जागृत करने के लिए आपको अपने हॉबी के अनुसार और अपने ज्ञान के अनुसार किस विषय पर आप जाना चाहते हैं, उस विषय पर आपको उससे विषय से संबंधित पुस्तकों को लेना पड़ेगा और उन्हें ही पढ़ने पर अपनी रुचि लगानी पड़ेगी। अब इसमें कई चीजें हैं। एक बार है, कुछ लोगों को आध्यात्मिक चीजें हैं, कुछ को धार्मिक चीजें अच्छी लगती हैं, किसी को सांस्कृतिक चीजें अच्छी, साहित्यिक चीजें सुनना है, देखना है, पढ़ना है, उस पर ज्ञान अर्जित करना है, या बहुत सारे लोग हैं जो सामान्य ज्ञान के अनुभव से पढ़ना चाहते हैं, इतिहास के ज्ञान से अनुभव पढ़ जाए। तो जो आपकी हॉबी है, जिस ज्ञान को अर्जित करने का आपको उद्देश्य है, जब आप उस उद्देश्य के आधार पर पुस्तक की खोज करेंगे, तो आपको अवश्य अच्छा लगेगा और उस पुस्तक में आपकी रुचि बढ़ती चली जाएगी। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है, मतलब यानी टीनेजर है, या फिर कोई भी किसी भी एज का आदमी है, उसे किसी भी प्रकार की बुक्स या कविता लिखनी है, तो उसे अपना ये कैसे स्टार्ट करना चाहिए? ये उस लेखक की अपनी रुचि पर निर्भर करता है कि किस विषय पर उसकी अपनी कल्पना शक्ति तीव्र है। जिस विषय पर कल्पना शक्ति तीव्र होगी, उसी विषय पर वो काव्य लेखन करेगा। दूसरी बात है कि पद्य लेखन और गद्य लेखन, तो जो कविताएं हैं वो पद्य लेखन कही जाती हैं, यानी काव्य लेखन, और जो बुक्स हैं, जो जनरल विषय लिखे जाते हैं, वो उनको गद्य लेखन कहते हैं। तो अगर कोई ऑथर बनना चाहता है या कोई विषय पर वो कोई पुस्तक लिखना चाहता है, तो पुस्तक लिखने के लिए कुछ पुस्तकों का अध्ययन भी करना पड़ता है। आपने कहा कि टीनेजर्स का, तो टीनेजर्स को उन विषयों पर अध्ययन करके कुछ न कुछ विशेष ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा और उनको एक कंपाइल अध्ययन करके अपने नोट्स बुक बना करके फिर पुस्तक का रूप देना पड़ेगा।
तब वो अच्छे लेखक के रूप में उभर कर सामने आएंगे। दूसरी बात कविताओं के सृजन का है। कविताएं तो मन के और हृदय के एक संतुलित विचारों पर निर्भर करती हैं। विषय या कोई घटना या कोई ऐसा दृश्य या उसके जीवन की कोई ऐसी घटना जो उसे उद्वेलित कर दे, तो उसके मन को और उसके हृदय के स्पर्शी भावों को जब वो कलमबद्ध करेगा, काव्य रूप में कलमबद्ध करेगा, तो कविताएं भी सृजित होती हैं, अवतरित होती हैं। तो दोनों विषय उसकी रुचि पर निर्भर करते हैं और उसके अनुभव पर निर्भर करते हैं और उसकी कल्पना शक्ति पर निर्भर करते हैं कि वो कितना उस पर अपनी शक्ति का ज्ञानवर्धन करके कंपाइल करके उसको लेखबद्ध कर सके। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप काफ़ी बुक्स लिख चुके हैं, कविताएं लिख चुके हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये इसकी शुरुआत आपके जीवन में किस प्रकार हुई? मेरे जीवन में कविताओं का अवतरण मैं समझ रहा हूँ कक्षा 7 में जब मैं पढ़ता था तभी से आना शुरू हो गया था। उस समय मैं स्काउट में भर्ती हो गया था और हमारे स्कूल की तरफ से स्काउट का मेला में प्रदर्शन और इस प्रकार होता था, तो मैंने बालचर संस्था यानी स्काउट पर कविता लिखी थी। आरंभ यहाँ से हुआ। फिर इसके बाद मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती चली गई, उनसे जिनसे कुछ से मुझे दुख हुआ, कुछ से सुख हुआ और किसी ने मुझे आगे मार्गदर्शन दिया। तो जो इवेंट्स मेरे जीवन में अवतरित हुए उनसे मैंने उसको लेखबद्ध किया और वो कविताओं का रूप लेती चली गई। आज भी ऐसे इवेंट्स मेरे जीवन में हैं, वो कविताओं के रूप में अवतरित हुए हैं। जैसे मैंने एक कविता की पूरा संकलन निकाला है, झकझोरती क्षुधा। तो वो ऐसा जीवन था कि मैं बुंदेलखंड में मेरी पोस्टिंग हुई और वहाँ काफ़ी मैंने लोगों को देखा, तो उस पर कविताएं बहुत सारी मेरी अवतरित हुई। तो मैंने उस पुस्तक में झकझोरती क्षुधा यानी भूख और प्यास से तड़पते लोगों को, गरीब और वंचित और दलित और असहाय लोगों को जीवन में जीते हुए जो देखा, उसको मैंने उस रूप में लिख डाला। तो ये कविताएं इवेंट्स पर आधारित हुई मेरे जीवन में। इसके बाद फिर मैंने दूसरी एक कविताओं का संकलन अमी बना विष का प्याला, ये दोनों ही कविताओं के संकलन की बुक्स मेरी प्रकाशित है जो अमेज़न में है और उससे अमेज़न से खरीदी जा सकती हैं। तो वो अमी बना विष का प्याला भी इवेंट्स पर आधारित है, यानी कुछ घटनाएं ऐसी हुई जो मेरे लिए बड़ी कष्टदायी थी लेकिन मेरी उन्नति का कारण भी बनी। और मैं जब उनको लेखबद्ध करके मैंने कई कवि सम्मेलन में उनको प्रस्तुत किया तो लोगों के लिए वो बहुत सारा एक प्रकार से उपदेश जैसा हुआ और उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हुई कविताएं। तो ये मेरे इवेंट्स पर आधारित रही मोस्टली। अब रह गई बात पुस्तक की, तो मैंने 2 पुस्तकें आरंभ में लिखी। एक आरुरुक्षु यानी कर्म योग के साधक, उसकी हिंदी है आरुरुक्षु, और दूसरी पुस्तक मेरी अभी प्रकाशित हुई है रघुवंश नंदिनी शांता। तो ये दोनों पुस्तकें पौराणिक स्थितियों पर हैं, पौराणिक इतिहास के बारे में, पौराणिक दर्शन और धर्म दर्शन फिलॉसफी से संबंधित हैं। और जो दूसरी पुस्तक है रघुवंश नंदिनी, उसके बारे में तो प्रभु श्री राम जी की बहन है शांता नाम का एक पात्र, जिसको मैंने उस पर पुस्तक में अवतरित किया है, उनके जीवन का परिचय दिया है और उन भगवान राम के जीवन में क्या इम्पोर्टेंस हुई एक बहन की और एक बहन के सहयोग से कैसे उन्होंने रावण वध तक किया, तो उस चीज को मैंने उसमें रखा। तो ये भी इवेंट्स पर ही आधारित है। स्वाध्याय के आधार पर जो पौराणिक पुस्तकें पढ़ी, उनसे जो ज्ञान अर्जित हुआ, उसको मैंने अपने इमेजिन पे, अपनी कल्पनाओं के आधार पर उसको मैंने लिखा है। तो ये ऐसे अपने अनुभव से, अपने स्वाध्याय से और अपने सतत कल्पना शक्ति से ही ये ऐसा हो पाता है जी।